नमस्कार, न्यूज ट्रायल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। उत्तराखंड की सियासत इन दिनों समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चाओं से गरमाई हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनवरी 2027 हरिद्वार कुंभ के दौरान प्रशासनिक मशीनरी का बड़ा हिस्सा व्यवस्थाओं में जुटा रहता है। इसके तुरंत बाद जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। ऐसे में चुनाव आयोग प्रशासनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए चुनावी कार्यक्रम को लेकर कोई फैसला ले सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और यूकेडी इन अटकलों को लेकर पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रही है। उनका कहना है कि चुनाव कब होंगे इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय है और पार्टी का दावा है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है और जनता महंगाई, बेरोजगारी और बाकी मुद्दों को लेकर नाराज है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। और इस पर अधिक बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी। आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी भट्ट जी, जिस तरीके की अटकलें लग रही हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये हो सकता है जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप राजनीतिक चरित्र देखते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि भाजपा जो है कुंभ को छोड़कर पहले चुनाव कराएगी। भाजपा 2 महीने आगे चलाकर अप्रैल मई में चुनाव कराने का प्रयास करेगी। जैसे कि अटकलें लग रही हैं, इसके पीछे राजनीतिक रणनीति ये हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों को अभी मैदान में झुकवाने के लिए इस तरह का माहौल बना रही है कि ताकि नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, लोग अभी से तैयारी करेंगे और चुनाव आते आते आर्थिक संकट में खड़े हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव अप्रैल में करके फिर आर्थिक रूप से कंगाल किए विपक्ष को भाजपा आसानी से चुनाव हरा दे। ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी से सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं होती। यदि नवंबर दिसंबर में होते हैं तो क्या माना जाए, नई सरकार में कुंभ के होंगे काम, और अगर नई सरकार आएगी और पहले कुंभ के पैसे बटे हुए होंगे, टेंडर लगे होंगे, तो नई सरकार उन तमाम पर जांच कराकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देगी, यहां तक कि कई कार्रवाइयां हो जाएंगी। ऐसे में भाजपा ऐसी भूल नहीं करेगी। जो मुझे लगता है, मेरा राजनीतिक अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कुंभ कराने के बाद 2 महीने आगे, मतलब फरवरी में चुनाव हो जाने चाहिए थे, ये अप्रैल मई तक लेके जाएंगे और उसमें जरूर राज्यपाल और राष्ट्रपति का इसमें सहयोग होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी 1 घंटे के लिए भी सत्ता से दूर रहना पसंद नहीं करती। अगर 2 महीने पहले धामी जी अपना पद त्यागने का सोच रहे हैं तो ये आम जनमानस की राजनीतिक भूल समझी जा सकती है। हम दोनों परिस्थितियों में तैयार हैं। चुनाव नवंबर दिसंबर में हो हम तब भी ठीक है, अप्रैल मई में हो हम तब भी ठीक है। हाँ, इतना जरूर है, जो बात मैं इस पॉडकास्ट में कह रहा हूं, मैं वही बात मैं जनता के बीच में भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह राजनीतिक चरित्र है। भाजपा ये बताए कि अगर वो नवंबर दिसंबर में करा रही है, ये एसआईआर करा रही है, तो इस एसआईआर में जो त्रुटियां होंगी उसके लिए समय किसको दिया जाएगा? क्या वो व्यक्ति जो अन्य प्रांतों में नौकरियां कर रहा है वो आपके एसआईआर के समय पर गांव में नहीं आ पाया और प्रधान ने जानबूझकर उसका वोट कटवा दिया, तो ऐसी स्थिति में वो वोटर कहां जाएगा जिसने ना तो दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, ना बंबई में, ना बेंगलोर में, और उसका उत्तराखंड से भी एसआईआर में नाम कट गया, तो वो वोट से वंचित होगा। उसके लिए कितना समय आपके पास है? कहने का मतलब है जो तकनीकी चीजें हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता नहीं है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे। चुनाव अप्रैल या मई में होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी चाहे जनता के बीच में कितना ही झूठ बोले, मगर टेक्निकल बात यही है कि एसआईआर अब शुरू हो चुका है उत्तराखंड में, और जिस तरीके से इसको गति मिल रही है, मुझे लगता नहीं है कि एसआईआर का काम बहुत जल्दी तय समय पर हो जाएगा, क्योंकि गांव में कई वोटर आज भी मुश्किल से मिल पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका बंबई में भी वोट नहीं है, उत्तराखंड में भी वोट नहीं है, 2000 की लिस्ट उनको पता नहीं है कि हमने वोट कहां किया। ऐसी स्थिति में बढ़िया संकट उत्तराखंड के उन लोगों के ऊपर आ रखा है
जो अन्य प्रांतों में नौकरियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चीजें बता नहीं पा रही है कि आखिर इसका। जी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या जानकारी समाधान? आप दे रहे हैं। जी जी जी, तो आपको लगता नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल भी चाहेगी कि चुनाव पहले हो, और वो चाहेगी कि कुंभ के बाद ही हो। लेकिन अगर हम बात करें कि तैयारियां तो क्योंकि यूकेडी की तरफ से भी चल रही होंगी। जी शांति प्रसाद भट्ट जी, आवाज बिल्कुल आपको मिल रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है, मिल रही हाँ है। जी। देखिए, आप जो सवाल आप खड़ा कर रहे हो, यही सवाल आम जनमानस के मन मस्तिष्क में भी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं कि जैसे आप यदि अंत में सर्विस के लिए या माता पिता के साथ रह रहे हो, आपका वोट ना तो वहां है। आपके माता पिता ने अपनी सामाजिक मजबूरी के कारण, कौन लोग हैं जो अपना नाम लिखवाते हैं किराए के मकानों में? दिल्ली बंबई में मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं कि भाई साहब, मकान मालिक ने हमारा नाम चढ़ाया नहीं, 2003 में हमने वोट किया नहीं, गांव में हमारा वोट है नहीं, परिवार रजिस्टर में हमने नाम चढ़वाए नहीं, कहाँ के हैं? तो मैंने कहा, तुम आसाम के उन बांग्लादेशियों की तरह हो गए जो भारत के मूल निवासी थे, मगर 18 लाख हिंदू जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास सही तरीके से नहीं रहा, क्योंकि वो मूल गांव छोड़ के नीचे उतर आए शहरों में, और शहरों में उनको पता ही नहीं कि हमारे गांव कौन से हैं। ऐसे 18 लाख हिंदू जब बांग्लादेशी बने तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई। वैसे ही उत्तराखंड के मूल निवासियों को भारतीय जनता पार्टी क्या बांग्लादेशी बताएगी, क्या नेपाल का बताएगी? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वोट नहीं करते। कई कर्मचारी ऐसे हैं मेरे सामने जिनके फोन आए हैं कि भाई साहब, मैं 2003 में फलानी जगह नौकरी पे था, मेरा तो वहां वोट मैंने चढ़ाया नहीं, यहाँ मेरा वोट कट गया। अब ऐसे में मेरे पास वहां भी वोट नहीं है, यहाँ भी वोट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद सरकार ने इसमें कहा है कि आप अपने जो है आधार कार्ड दिखाइए, सरकार ने कहा है कि आप अपने जमीन के कागज दिखाइए, इसको आधार बनाकर आपका वोट चढ़ा दिया जाएगा, काटा नहीं जाएगा। ये सुधार हुआ है, इसमें मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद एसआईआर में सुधार की बात आई है। आसाम के अंदर एक संकट जो आ गया था निर्वाचन में, वो संकट का समाधान इन्होंने जमीनों के कागज, आधार को आधार मानकर अब ये एसआईआर की प्रक्रिया में उन वोटरों को जोड़ने की बात कह रहे हैं। मगर बात वही है कि फॉर्म 6 भरो, तुमने क्यों वोट नहीं दिया उसका डिटेल दो। कहने का मतलब है ये तय समय पर एसआईआर उत्तराखंड में नहीं हो पाएगी, और ऐसे में आचार संहिता और आनन फानन में यदि चुनाव होते भी हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या समझा जाएगा। कारण, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के साथ उसको वोट से वंचित रखा गया तो उसमें लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करना लोकतंत्र की हत्या समझा जाएगा। हमारा यह कहना है कि यदि दिसंबर में चुनाव करना है तो सरकार के मुंह पे क्या दही जम गई? सरकार आके बोले ना फ्रंट में कि इस समय पर हमारे सामने यह संकट है कि फरवरी में, जनवरी में जो है महाकुंभ आएगा, और जिस कारण अव्यवस्थाएं राज्य में ना हो, इसलिए सरकार चाहती है कि 2 महीने पहले हम चुनाव करवा लें ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई व्यवधान उसके कुंभ के कारण ना हो, और हमको आप सहयोग करें, एसआईआर में सहयोग करें। अपील यदि सरकार करती, बड़े बड़े होर्डिंग अगर सरकार लगाती, तो हमें लगता सरकार लोकतांत्रिक मान्यताओं को सही समझते हुए, जनता को अवेयर करते हुए एडवर्टाइज कर रही है कि 2 महीने पहले चुनाव इसलिए कर रहे हैं। मगर सरकार तो इस तरीके की कोई बात नहीं कर रही। यह सरकार का कैसा राजनीतिक चरित्र है आपने देख लिया होगा कि नरेंद्र नगर में, उत्तराखंड में 3 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए, 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी होता है कि 3 दिन बाद चुनाव है। अब आप सोचिए, कोई आदमी नौकरी में गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, वो 3 दिन में अपनी तैयारी नहीं कर पाया, कई लोग चुनाव से वंचित हो गए, वोट देने से वंचित हो गए। अगर इसको आप लोकतंत्र कह रहे हो, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यदि अचानक घोषणा कर दे और अचानक चुनाव करा दे, तो ये माना जा सकता है कि चोर दरवाजे से चुनाव को प्रभावित करने के लिए चोरी की मानसिकता से भाजपा ऐसा करेगी। वरना कम से कम 6 महीने पहले इनको अवेयर करना चाहिए कि ये परिस्थितियां हैं और चुनाव इस टाइम होंगे, ताकि लोग पहले से तैयार हो जाएं। यदि भाजपा ऐसा नहीं करती है तो ये मेरा मानना है लोकतंत्र की हत्या समझा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी जनता के सामने आएगी।
ये एक संदेश जा रहा है, वरना तय समय पर यदि चुनाव नहीं होते तो चुनाव आगे किए जा सकते हैं। जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, जिस तरीके का आरोप आप लगा रहे हैं, ये हमने पिछले चुनाव में देखा कि कई कई लोगों ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर उनका लिस्ट से नाम काटे गए थे, जहां पर लग रहा था कि ये विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर वोट पड़ सकते हैं। ऐसा खास तौर पे हमने ऋषिकेश में मेयर के चुनाव में देखा और भी कई चुनाव में देखा। जिस तरीके से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर लगता है कि यहाँ पर हमारा वोट बैंक नहीं है, वहां पर लिस्ट से ही नाम गायब कर दिए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण कि मेरे जी। सामने एक प्रत्याशी ऐसा था जिसका चुनाव में लड़ने की इच्छा थी, ठीक है। उसको सरकार ने ये कहकर उसका वोट कैंसिल हो गया कि आप गांव में नहीं रहते। अब आप लगाइए, जो आदमी अपने गांव का वोटर आईडी लेकर आ रखा है और वो जब नॉमिनेशन करने जा रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारा तो वोट कटा हुआ है, तुम्हारा तो यहाँ वोट ही नहीं है। अब पता चला उसे कि उसने तो गाजियाबाद में वोट दिया था। अब उसने गाजियाबाद पता लगा, गाजियाबाद से भी उसका नाम उड़ा दिया। आप समझ रहे हो ना किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के समय पे राजनीति हो रही है। अब वो दोनों जगह से उसका वोट कट गया, वो डीएम के पास गया, डीएम ने छूटते कह दिया कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कहाँ थे तुम जब तुम्हारा नाम कट रहा था। अब वो बेचारा नौकरी करे गाजियाबाद में, या ये चेक करता रहे रोज वेबसाइट में और भारत निर्वाचन आयोग में जा जाके कि मेरा नाम जिंदा है कि नहीं है। ये स्थितियां चुनावों में पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है कि चाह कर इन्होंने वोट काटे हैं और ऐसे ऐसे लोगों के वोट गांव में बढ़ा दिए जो गांव में रहते ही नहीं है। कारण क्योंकि वो भाजपा के समर्थक थे। वो कोई बंबई से आ गया, कोई दिल्ली से आ गया, कोई जापान से आ गया और वोट करके चला गया। और जो बेचारा मूल था गांव के अंदर रहने वाला, उसका वोट काट दिया ये कह के कि तू गांव में रहता नहीं, तू नौकरी करता है फलानी जगह। अब ऐसे में आपके पास क्या बचा हुआ, आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में। अब हाई कोर्ट चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 साल तक आपको निर्णय नहीं मिलेगा कि आपका वोट क्यों कटा, आपको वोट से वंचित क्यों किया गया। आप समझ सक रहे हो, या तो बच्चे पाल ले या अपना वोटर आईडी बन जिंदा करा ले। तो पहाड़ के मूल निवासियों के साथ जो षड्यंत्र ये सत्ता कर रही है विपक्षियों के साथ, अब ये जग जाहिर है। कारण क्योंकि अब लोग छुट्टी ले लेकर आ रहे हैं एसआईआर कराने गांव में और कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपना दिल्ली से अपना वोटर कटवा दिया है, अब मैं यहाँ एसआईआर में अपना वोट चढ़ाने आया हूँ। ये मेरा 2003 का वोट वहां था, अब मैंने कैंसिल करा के अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, कृपया मेरा वोट जो है कैंसिल ना किया जाए। एफिडेविट दे रहे लोग। अब ये क्यों डरे हुए हैं लोग? क्योंकि बीएलओ वो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं। कोई आंगनवाड़ी वाला है तो कोई शिक्षक है तो कोई किसी का कर्मचारी है, सारे भाजपा को समर्थन करने वाले बीएलओ बने हुए हैं। और उनको प्रधान गांव के जो है भाजपा के, वो प्रधान पहले बता देते हैं कि इसका वोट चढ़ा तो दो, बाद में टेक्निकल उसमें हटा देना। अब ये राजनीतिक अगर सच्चाई जनता के सामने आ रही है तो सोचिए लोकतंत्र में क्या होगा। मुझे तो इस बात का डर है कि उत्तराखंड से, पर्वतीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम वोट विपक्षियों के ना कटवा दे, ये डर हमको सता रहा है। मैं इस पर शंका क्यों जता रहा हूं, किसी भी राजनीतिक नेता की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता बोल दे, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूं। सरकार ने एक राजनीतिक दिखने के लिए ईमानदारी है मगर बेईमानी बता रहा हूं मैं। सरकार ने पहली बार ये कहा है कि बूथ लेवल एजेंट भी अब पार्टियां बनाएंगी। बूथ लेवल ऑफिसर तो सरकार का होगा, वो तो तनख्वाहिया है, उसको तो सरकार तनख्वाह देती है। बूथ लेवल एजेंट, राष्ट्रीय पार्टियों पर धन की कोई कमी नहीं है, वो तो 500-500 रुपए की दिहाड़ी देकर अपने यहाँ पे बूथ लेवल एजेंट बना ले रहे हैं। ऐसे में वो लोकतंत्र में व्यक्ति कहाँ जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है? वो पार्टी कहाँ जाएगी जो अपने बूथ लेवल एजेंट को आर्थिक रूप से 30 दिन उसकी सेवा ले सके? क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में तो मनरेगा की दिहाड़ी करके तो लोग अपना परिवार पाल रहे। रोज दिहाड़ी करने वाला मजदूर बूथ लेवल एजेंट क्षेत्रीय दल का कैसे बन जाएगा जब उसको कोई आर्थिक लाभ ही नहीं होगा? हमने सरकार से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इतना कमजोर आर्थिक रूप से नहीं है, जब बूथ लेवल एजेंट बनाने की आप बात कर रहे हो तो गरीब प्रत्याशी कहां से एजेंट बनाएगा? यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार बूथ लेवल एजेंट
ऑन पेमेंट लोगों को बनाए और उनको उनकी ड्यूटी दे कि आप करोगे तो आप निर्दलियों का, क्षेत्रीय दलों के आप बूथ लेवल एजेंट बनोगे उस समय पर जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। मगर आप देख लीजिए, भारत निर्वाचन आयोग आदेश तो कर रहा है मगर आर्थिक रूप से उनको मदद नहीं कर रहा है। आपने अभी जनगणना कराई, कर्मचारियों को 25-25 हजार रुपए अतिरिक्त दे दिए, कारण क्योंकि वो अपनी सेवा से अलग काम कर रहे। मगर गांव का ग्रामीण अपनी दिहाड़ी छोड़कर एसआईआर में बूथ लेवल एजेंट बनेगा। कितना बड़ा लोकतंत्र का भाजपा बना रही है। अब ऐसे में यदि किसी निर्दलीय का, क्षेत्रीय दल का एजेंट पूरे नहीं बन पाए तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद कि देखो हमने क्या कहा, हमने तो कहा था बूथ लेवल एजेंट बनाओ, इन्होंने नहीं बनाए, अब ये आरोप लगा रहे हैं ये सब बेईमानी है, हम बम्पर वोट से जीत गए। अगर आप ये राजनीतिक चरित्र अपना दिखा रहे हो तो ये माना जा सकता है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां वोट चोरी हो रहे हैं, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मंदिरों से सोना और पैसा चोरी हो रहा है, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां संसाधन बिक रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की आड़ में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बावजूद इसके पूरे देश के अंदर ऐसा समाज खड़ा हो गया है जिसने अपनी आंख में पट्टी बांधकर भाजपा को केवल इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नफरती भाषण देती है और हिंदू मुस्लिम का जहर घोलती है। यदि ये लोकतंत्र का असली चेहरा बनता जा रहा है तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। जी शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर चुनाव पहले होते हैं जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं इस बात पर, तो आपकी तैयारी किस तरीके से, यूकेडी की तैयारी, क्या यूकेडी इसके लिए तैयार है? निश्चित रूप से यूकेडी अगर चुनाव को देखकर राजनीति कर रही होती तो उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पे आज हम राष्ट्रीय पार्टियों को बैकफुट ना कर रहे होते। राजधानी का मुद्दा किसका है, भू कानून मूल निवास मुद्दा किसका है, परिसंपत्तियों का बंटवारा का झगड़ा किसका है, उत्तराखंड के अंदर 26 राज्य विरोधी संशोधन का विरोध कौन कर रहा है, अपने पानी पे अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की बात कौन कर रहा है, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बने ये बात कौन कर रहा है, राज्य घोटालों की भेंट चढ़ गया है, सारी परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, इसकी सीबीआई जांच की मांग कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टियों को राजनीतिक रूप से नंगा कौन कर रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले 25 साल का रिकॉर्ड, मैं खाली इसी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो जेलों में हम लाठियां डंडे हम खा रहे, मुकदमे हम झेल रहे, उसके बावजूद भी रात और दिन केवल एक ही हम काम कह रहे हैं कि उत्तराखंड को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ, भाजपा कह रही है कि राजधानी गैरसैंण बनाओ, भाजपा कह रही है कि उत्तराखंड में जो है अंकिता को न्याय दो, भाजपा कह रही है कि जो भ्रष्टाचारी है उन पे मुकदमा करो, भाजपा कह रही है कि किसने केदारनाथ में चंदा चोरी किया, सोना चोरी किया, उसे जेल भेजो। कोई भी नहीं कह रहा। कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। जी, लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, तमाम मुद्दे आप उठाते हैं जो क्षेत्रीय हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्या बात है कि वोट बैंक आपका नहीं बन पा रहा है उत्तराखंड में, जबकि हम बाकी राज्यों की बात करें, चाहे यूपी, बिहार ले लो, आप बंगाल ले लो, कोई भी स्टेट है, वहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनका बोलबाला होता है। लेकिन यहाँ राज्य स्थापना के इतने टाइम बाद भी क्या बात है कि अभी तक यूकेडी को वो नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी? मैं समझ गया था आप ये सवाल जरूर करोगे। कलकत्ता में टीएमसी की सरकार गई, आपको पता लगा 150-200 आदमी मर गए। उत्तराखंड राज्य बनाने में 42 से ज्यादा हमने शहादतें झेली, मगर हमने हिंसा नहीं करी ना। जिनका आप उदाहरण दे रहे हो वहां कत्लेआम होता है राजनीति में, भय से भी वोट ट्रांसफर होते हैं, मगर हमारी तासीर राष्ट्रभक्ति है और हम ईमानदारी से उत्तराखंड के अंदर बुनियादी मुद्दों पर बात करते हैं। गांधीवादी विचारधारा है। इस समय पर लोकतंत्र जो है पूंजीवाद में जकड़ा हुआ है, लोकतंत्र जो है पार्टीवाद में जकड़ा हुआ है। यही कारण है जो पार्टी ज्यादा खर्चा कर रही है वो सत्ता को प्रभावित करके वोटों में डकैती डाल रही है और उसके बाद जनता लुट रही है, जनता, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नौकरियां छिन रही हैं, संसाधन बिक रहे हैं। आपने उत्तराखंड क्रांति दल की बात करी है तो आपको मैं बता दूं कि इस राज्य में 65 से ज्यादा क्षेत्रीय दल हैं, उसके बावजूद भी
हमारी जमानतें जब्त हो रही है, मैं स्वीकारता हूं, बड़े दिल से कहता हूं इस बात को कि हम संसाधनों से कमजोर होने के कारण हम अभी जनता तक अपनी बात पहुंचा पाने में इसलिए सक्षम नहीं हो रहे कि अखबार चुनाव में जो है हमको दरकिनार कर देते हैं, कोई राष्ट्रीय चैनल हमको नहीं दिखाता, और जनता जिस तरीके से ध्रुवीकरण चैनल और अखबार करते हैं उससे जनता प्रभावित होकर इन राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दे रही है। हमारी जमानतें जब्त हो जा रही है, बावजूद उसके भी सुबह चुनाव हारते हैं, हम दिन में फिर लग जाते हैं उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष करने पर। और मेरा विश्वास है कि 80 के दशक में उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम करने वाली ये भाजपा कांग्रेस ये कहा करती थी उत्तराखंड राज्य कभी नहीं बनेगा, कोई कहता था सर है हमारा, कोई कहता था उत्तराखंड हमारी लाश में बनेगा, मगर हमने जनता को लामबंद कर राज्य बनाने में अपनी इच्छा शक्ति जताई है। उसी तरीके से राज्य बनने के बाद बुरी कदर हारने के बावजूद भी बुनियादी मुद्दों पर हम संघर्ष कर रहे हैं। धीरे धीरे जनता की समझ में आ रहा है। और अब देख लीजिए 27 में जिस तरीके से नौजवान, छोटा व्यापारी, महिलाएं, ये सब देख रहे हैं कि उत्तराखंड की सच्ची लड़ाई लड़ने वाली यूकेडी अगर ये आर्थिक रूप से कमजोर है तो इनके पोलिंग बूथ को हम मैनेज करेंगे। और आप देख लीजिए आज गांव गांव में यूकेडी के नारे लग रहे हैं, जय पहाड़ जय पहाड़ी बोल रहे हैं। गुरुकुल नरसन का व्यक्ति भी मूल निवास का मतलब समझ रहा है, सख्त भू कानून का मतलब समझ रहा है, और व्यक्ति भी समझ रहा है कि जब तक इस राज्य के अंदर एकता का सूत्र नहीं बनेगा, और एकता का मूल मंत्र है जय पहाड़ जय पहाड़ी, उत्तराखंड की परिधि में रहने वाला हर व्यक्ति पहाड़ी, वो ना हिंदू ना मुस्लिम ना मैदान ना पहाड़। अब हम जनता को समझा रहे हैं, जनता की समझ में आ रहा है। 27 में बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टियां धराशायी होंगी, क्षेत्रीय दल सत्ता के नजदीक जाता हुआ दिखेगा, ये मेरा विश्वास है। और हम इसी विश्वास पर अडिग हैं, इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिएगा उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी तो गांव में किसान को 200 रुपए रोज मिलेगा, मातृशक्ति को 200 रुपए रोज मिलेगा, कम से कम 20 दिन उनको दिहाड़ी मिलेगी। गांव के किसान को जंगली जानवर यदि किसी तरीके से फसल को खराब करेगा तो उनको तुरंत मुआवजा मिलेगा। उद्यान विभाग, किसान, कृषि विभाग गांव के किसानों को आर्थिक संपन्न बनाने के लिए उनके कानूनों में स्थिरता करेंगे पैदा, और गांव के किसान को सीधा लाभ दिलाने में हम काम करेंगे। रोजगार और स्वरोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा, तो क्यों नहीं उत्तराखंड संपन्न बनेगा जब राजधानी गैरसैंण होगी। तो कहने का मतलब है जितना यूकेडी कमजोर की गई है उतना पहाड़ के संसाधनों में बाहर वालों का कब्जा हुआ है। और अब जनता समझ रही है 27 हमारा है। अब देखिए जिन्होंने राज्यों को लूटा है उनको राजनीतिक हैसियत में नंगा कर दिया, तो काहे के उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, काहे के यूकेडी। आप देखते रहिए, हम हार से ना घबराए हैं ना डिगे हैं, हम संघर्ष वाले लोग हैं, संघर्ष करते रहे हैं, और अब समय आ गया है वो संघर्ष का प्रतिफल जनता उत्तराखंड क्रांति दल को देगी। भट्ट जी, आपको क्या लगता है जो ये अगला विधानसभा चुनाव है ये किन अहम मुद्दों पर लड़ा जाएगा? बताइए, लड़का बीटेक, उम्र हो गई 40, नौकरी सरकार ने दी नहीं, स्वरोजगार उसको सरकार देने नहीं दे, करने नहीं दे रही। आपने देखा यमकेश्वर के अंदर कैसे उजाड़ दिए लोगों के खोखे। शराब की दुकान ठेका तो उन्होंने गंगा में बना दिया, वो नहीं उजड़ेगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हमारे यहाँ 2 नाली जमीन लेके 20 नाली पे कब्जा कर लिया, उनके होटल नहीं तोड़ेंगे। सड़क के किनारे 2 रोटी खाने के लिए यदि कोई पहाड़ी ही अपना धंधा पानी कर रहा है तो उसका जो है खोखा उजाड़ दिया जा रहा है। तो जनता देख रही है कि कैसे मूल निवासियों को बर्बाद करने पर लगी है राष्ट्रीय पार्टियां। तो ये मुद्दे बन रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर जनता दल के साथ जुड़ रही है। मेरा विश्वास है, आप विश्वास कीजिए, उत्तराखंडियत के लिए अब आम जनमानस सड़कों पे स्वयं उतर रहा है। इसीलिए यूकेडी कह रही है कि ये बुनियादी मुद्दों पर इस बार हम बम्पर वोटों से जीतेंगे, और हम जीतेंगे तो जिन्होंने उत्तराखंड के संसाधनों पर कब्जे अवैध किए हैं उनको हम राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बर्बाद न करें, तो काहे के यूकेडियन हम। तो हम घबरा नहीं रहे हैं, मुद्दे हमारे स्थानीय होंगे और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव पे जाएंगे और जनता हमारे साथ खड़ी है, ये हमारा विश्वास है। जी, अगर हम बात करें देहरादून विकास नगर का जो अभी बैरागी वाला कांड हुआ है पूरा, तो लगता है कि इसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्षी तमाम पार्टियां कह रही हैं कि ये जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ ये एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया गया ताकि सांप्रदायिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण हो। तो लगता है आपको कि ये भी चुनाव में असर डालेगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम का जहर घोलती है। कोई बुलडोजर से घर तोड़ देता है, तो कोई हिंदुओं को भड़काकर मुसलमानों पर कार्रवाई कराकर एक संदेश देता है कि मुसलमान बेईमान है, मुसलमान ऐसे हैं। क्या अपराधी अपराधी होता है। आप जाइए जेल के अंदर, आप हिंदू भी जेल में मिलेगा, मुसलमान भी जेल में मिलेगा। हाँ, संख्या में ईसाई बहुत कम मिलते हैं।
तो इसका मतलब जिसकी संख्या ज्यादा वो उतना बड़ा अपराधी भी वहां होगा। जो होगा जाहिल होगा वो अपराधी होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा का अभाव है, जिस कारण वो बहुत जल्दी बदनाम भी होते हैं और गलत काम भी करते हैं। मगर उनको साक्षर बनाने का काम सरकारों का है, राष्ट्र के प्रति वफादार बनाने का काम सरकारों का है। यदि कोई अपने राष्ट्र से, अपने क्षेत्र से गद्दारी करता है, फिर वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको तो वो सबक सिखाने का काम सत्ताओं का है। यदि विकास नगर के अंदर कोई घटना घटी है, उसके जो दोषी हैं उनके साथ कार्रवाई सही हुई है, हम उसका समर्थन करते हैं। मगर जिन हिंदुओं ने उनको भड़काने का, उनके खिलाफ नारेबाजी लगाने का काम किया है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस की रिपोर्ट बता रही है कि कई हिंदू बच्चे भी जो है जेल की सलाखों के पीछे दंगा भड़काने के कारण चले गए हैं। कहने का मतलब है उपद्रवी होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता। अगर इसको रंग देकर कोई राजनीतिक लाभ लेगा तो उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। नफरत का कोई देश नहीं होता, नफरत की कोई पहचान नहीं होती। नफरती होता है, पहले वह पड़ोसी से करता है, फिर राज्य से करता है, फिर देश से करता है, इसके बाद वो बर्बाद हो जाता है। ये स्थिति उत्तराखंड में ना हो। ये देवभूमि है, यहाँ के लोग शांत हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्रभक्त हैं। यदि यहाँ पर कोई किसी वर्ग का व्यक्ति इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करेगा, उसका फन कुचलने का पूरा काम सरकारों का है, स्थानीय लोगों का है। बहरहाल नगर में जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इसको राजनीतिक रंग देंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी पीछ है। समझा जा सकता है कि चुनाव नजदीक आते आते भाजपा हिंदू मुस्लिम के जहर को घोलकर फिर उत्तराखंड को लूटने का काम करेगी, जनता का ध्यान भटकाने का काम करेगी। हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस बार मुद्दा बनाम जो है राष्ट्रीय पार्टियां होगी और राष्ट्रीय पार्टियां हारेंगी, हमारा विश्वास है। अंकिता हत्याकांड की बात करते हैं, उसमें अभी तक किसी तरीके का, जिस तरीके से लोग रिजल्ट चाह रहे थे वो मिल नहीं रहे हैं। और पीड़ित परिवार की बात करें चाहे जनता की बात करें उत्तराखंड की, वो अभी भी इस जो ये अभी जांच चल रही है उससे अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। वीआईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, हालांकि सुरेश राठौर की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये मुद्दा तो खास रहने वाला है इस बार। बस हम बार बार भाजपा के नेताओं से ये कहते हैं कि आप इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ अंकिता की हत्या क्यों हुई। आप इधर उधर की बात ना करो, आप ये बताओ हाकम सिंह बरी कैसे हो गया। आप इधर उधर की बात करो, आप ये बताओ 15 साल से आप सत्ता में बैठे हो तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज क्यों हो रही है। भाजपा ये बताओ कि आखिर उत्तराखंड के अंदर सरकारी लाभ का सबसे ज्यादा फायदा वही समाज क्यों ले रहा है जिस समाज को दिखा दिखा कर आप सत्ता के नजदीक जा रहे हो। भाई मनरेगा लाभ मुस्लिम ले रहा, 5 किलो अनाज सबसे ज्यादा मुस्लिम ले रहा, इंदिरा आवास का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम ले रहा, सबसे ज्यादा सुरक्षित मुस्लिम हो रहे, क्योंकि आज अखबारों में खुलकर छपता है। पहले छपता था मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, अब छपता है इतने हिंदुओं ने मुसलमानों के घर जलाए, इतने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ। तो मुसलमान तो आज की डेट में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो हम यही कहते हैं कि आप नोट कर लीजिए, मेरी इस बाइट को संभाल कर रख लेना। जिस दिन अंकिता के हत्यारे जो उम्र कैद की सजा 3 कोर्ट में भुगत रहे हैं जेल में, जिस दिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा मेरी इस बात को। किरण नेगी कैसे बरी हुई, किरण नेगी के हत्यारे कैसे बरी हुए, वही तकनीकी कमी के कारण। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा और जब वीआईपी का मामला आएगा, साक्ष्य मिटाने की बात आएगी, और जब अधूरे साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे तो वो चारों बाइज्जत जो है बरी होते हुए दिखेंगे। और इसके पीछे सत्ता का षड्यंत्र होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि वीआईपी की जांच हो, सीबीआई जांच हो, और जिसका नाम लिया गया है पहले उसे अरेस्ट किया जाए। मगर भाजपा के शासनकाल में क्या होगा सब जानते हैं। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। भाजपा अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों को संरक्षित करने में नंबर 1 है। यही कारण है कि राम के मंदिर में राम को लाने वाले राम का ही घर लूट गए। लुटेरे वही जो कोई ऑटो चलाता था चंपत राय, वो अचानक वहां का ट्रस्टी बन गया। वो ड्राइवर जिसने आलीशान कोठी आलीशान होटल खड़े कर लिए, कौन है ये लोग? अगर इनके प्रोफाइल पे जाओगे तो ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रसीद या किसी संगठन की रसीद कटाई, उसके बाद देश को लूटने में नंबर 1 बन गए। आज भाजपा हर जगह बदनाम हो रही है। वोट चोर ये, चंदा चोर ये,
राम मंदिर के लुटेरे ये। तो आप समझ रहे हो, देश की जनता इन चीजों को देख रही है, समझ रही है, जान रही है, और हम इसी को मुद्दा बना रहे हैं कि अंकिता के हत्यारे यदि बरी होंगे तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी और साजिश है, कांग्रेस को क्योंकि कहाँ वीआईपी देख रहे को हैं आप इस बचाने में वाले भाजपा। चुनाव में? जी, ये बात तो बीजेपी की देखिए हुई, लेकिन मेरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कांग्रेस किस पायदान पर दिखाई देती है आपको? देखिए, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, मरी हुई पार्टी है। देश के लिए जब लड़ना था कांग्रेस लड़ी। आज कांग्रेस के अंदर देश के लुटेरे हैं, नंबर 1 लुटेरे हैं, दिग्भ्रमित हैं, भ्रष्टाचारी हैं। भाजपा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है। अब आप देखोगे कि कई भाजपा वाले दोबारा कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो आप क्या समझ रहे हो, ये अलग है दोनों? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बेईमान है। इसीलिए हम क्षेत्रीय दल के लोग हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि अगर राष्ट्र को सुरक्षित करना है तो क्षेत्रीय ताकतों को आगे कीजिए, तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा। वरना राष्ट्र के नाम पर जो लुटेरे आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, वोट के लिए आप नीट के लोगों का साथ देने की बात तो कह रहे हो, मगर राहुल गांधी जी क्यों नहीं गांधी के आगे जाकर धरने पे आमरण अनशन करते? क्यों नहीं कहते कि इस देश के अंदर जिन्होंने युवाओं के परीक्षाओं में धांधली करी है, नौकरियों में धांधली करी है, मैं आमरण अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगा, मगर मैं युवाओं के साथ, देश की प्रतिभाओं के साथ गद्दारी नहीं होने दूंगा। जेब में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए तुम कहते हो हम युवाओं तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सबको पता है कि भाजपा कांग्रेस को बचाती है, कांग्रेस भाजपा को बचाती है। बोफोर्स कांड के हत्यारों पर, बोफोर्स कांड के घोटालेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर 1509 करोड़ के घोटाला केदारनाथ आपदा पे हो गया, क्यों नहीं हुआ कांग्रेस पे कार्रवाई? भाजपा के शासन है, क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? मगर क्या करें, जो निम का सबसे बड़ा नेता अधिकारी बना हुआ था वो भाजपा का मेंबर, वो भी ईमानदार हो गया। हरीश रावत जी भाजपा की जय जयकार करने लगे, हरीश रावत पे सीबीआई जांच ठंडे बस्ते पे चली गई। तो जब ये जनता देख रही है, समझ रही है, जान रही है कि भाई ये दोनों एक हैं, तभी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी। और आप देखिएगा हमारे मुद्दे यही होंगे, इन्हीं मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे। इस बार क्षेत्रीय मुद्दे जो है राष्ट्रीय पार्टियों पर हावी पड़ेंगे, मेरा विश्वास है।